हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 4 क्या है? बेसिकली चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है। सेक्शन 4 है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो ये क्या कहता है, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स है द सेम इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, यानी कोई एक साल का टैक्स नहीं है, ये हर साल लगेगा, ये हर साल लगेगा। तो चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। अभी अपन डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम। किस पे लग रहा है ये टैक्स? ये टैक्स लग रहा है टोटल इनकम पे। इट इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम earned by a person, earned by a person. It is charged on total income which is earned by a person during the previous year. यानी it is charged on what? Total income earned by a person during the previous year. तो बोला अभी सर क्या क्या टर्मिनोलॉजी आ गई, एक असेसमेंट ईयर आ गया, एक टोटल इनकम आ गई, एक पर्सन आ गया, एक प्रीवियस ईयर आ गया। तो इट्स चार्ज ऑन टोटल इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अभी पढ़ेंगे एक एक चीज। टोटल इनकम is to be computed in accordance with provisions of the act. जो टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है, द सेम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार आपको क्या है? टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कैसे निकालनी है? जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार आपको क्या है? टोटल इनकम निकालनी है। ठीक है। इनकम टैक्स इज पेड इन एडवांस ऑल्सो, by way of TDS, tax deduction at source, या tax collection at source in the same financial year. आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, TDS TCS होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और द लॉ as amended on 1st April of every year. The law as amended on 1st April of every year applies for that assessment year. ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स लगता है, टैक्स इज लेवीड एट द रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। टैक्स जो लगता है टैक्स इज लेवीड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट। टैक्स इज लेवीड एट द रेट विच हैज बीन से प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। तो देखिए जो सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, basically this is a charging section which provides that the tax shall be charged at the rates prescribed for the annual finance act or the income tax act or both. जो tax है the same shall be charged at the rates which are prescribed for the year by the annual finance act या income tax act या both। ठीक है। ये बात पहली बात पूरी चार्जिंग सेक्शन है। तो अपन ने देखा था कल, क्या देखा था? जो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स दिखाया था ना मैंने कल आपको, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। जब ये बात कर रहे थे ये रेट्स है,
जो भी फाइनेंस एक्ट जैसे है 23 है, आपके अप्लाई क्या हो रही थी, फाइनेंस एक्ट 23 हो रही थी। क्या अप्लाई हो रही थी, फाइनेंस एक्ट 23 अप्लाई हो रही थी। उसमें अपन ने बोला था पार्ट 1 में क्या है, जो टैक्स रेट्स है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, पार्ट 1 में जो टैक्स रेट्स है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 है। फिर आता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या थी, टीडीएस किस रेट से होगा करेंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में किस रेट से टीडीएस करना होता है, ठीक है। और टीडीएस सैलरीज पे और एडवांस टैक्स की जो रेट्स है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो पार्ट 3 में दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट की। और पार्ट 4 में क्या होती है, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है। ये चीज आगे भी आएगी। तो जो टैक्स रेट्स होती हैं दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो ये पर्सन पे लगता है। ये इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, पर्सन पे लग रहा है। और पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में टर्म पर्सन को डिफाइन किया है, ठीक है। पर्सन में कौन हो गए, जैसे इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पर्सन है, कंपनी एक अलग पर्सन है, फर्म एक अलग पर्सन है। फर्म में ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी शामिल हो रही है इनकम टैक्स के लिए। जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जॉइंट वेंचर्स आप बना रहे हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, लोकल अथॉरिटीज है, ये सब क्या है, पर्सन है। तो द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 एंड टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम। किस पे लग रहा है टैक्स, टोटल इनकम पे लग रहा है, अर्नड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ये चीज समझो, जैसे सपोज कीजिए अपना प्रीवियस ईयर है, आपके जो प्रीवियस ईयर है से 23-24 है, यानी 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 के बीच में, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है। ये इस दौरान आपने से इनकम अर्न करी, इनकम अर्न करी आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में इनकम अर्न करी। इसका टैक्स आपको देना होगा असेसमेंट ईयर 24-25 में। इसका जो टैक्स है आपको देना होगा वो कब देना होगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में। यानी इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर 23-24, जो इनकम आपने अर्न की है इन प्रीवियस ईयर 23-24, टैक्स इज टू बी पेड इन AY 24-25। बोलो कैसे, इनकम को अपने को कंप्यूट करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे सपोज कीजिए आपकी इनकम है फ्रॉम सैलरी, आप किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हो, आपको सैलरी की इनकम मिल रही है, कंप्यूटेड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट से 5 लाख रुपए, ठीक है। वैसे ही आपने कोई रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, उससे जो अपने कंप्यूट की इनकम 3 लाख रुपए, ये प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अनुसार कंप्यूट की है। यानी सपोज कीजिए आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है और आपने कोई यहाँ डिडक्शन नहीं लिए हैं, और अपन क्या है, अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हम टैक्स देना चाह रहे हैं। यानी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो क्या है, वो ये कहती है जैसे पहले 3 लाख पे आपको क्या है, कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 3 लाख का आपको देना है क्या, 5%, यानी 15,000 हो गए, 6 लाख हो गए। फिर अब अपने तो 2 लाख है, 2 लाख का क्या 10%। एक आइडिया ले रहे हैं बस अपन, तो ये 20,000 हो गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो ये आया आपका। अब रिबेट और मिलती है
भाई 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स एक तरह से नहीं लगता है क्योंकि रिबेट दे देते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा फिर मार्जिनल रिलीफ मिलती है, वो सब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। पर अब ये जो टैक्स है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ये टैक्स आपको क्या है, जो इनकम आपने, अपन क्या बात करें, जो इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अर्न करी, उसका टैक्स आपको लगेगा आगे आने वाले साल, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर उसका टैक्स आपको देना होगा। तो इनकम अर्न इन अ ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। द ईयर in which the income is earned is known as the previous year, and the year in which the same is taxable is known as the assessment year, ठीक है। पर अब क्या होता है, मैंने बोला कि आपको वैसे देना तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये है, पर आपको क्या है, करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 में आपको क्या देना पड़ सकता है, एडवांस टैक्स भी देना पड़ सकता है। यानी एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रखी होती है, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स भी देना पड़ सकता है, जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, वो क्या देगा, एडवांस टैक्स भी देगा। एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉयर ने सैलरी दी, तो एम्प्लॉयर उस पर क्या कर सकता है, टैक्स भी डिडक्ट कर सकता है एट सोर्स। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, उस पर टैक्स भी डिडक्ट कर सकता है, टीडीएस भी कर सकता है, ठीक है। या फिर जैसे रेंटल इनकम है, तो टेनेंट आपको रेंट दे रहा है, तो टेनेंट भी टैक्स डिडक्ट कर सकता है। तो टीडीएस एक अलग से चैप्टर है, एडवांस टैक्स एक अलग से चैप्टर है, जब वो चैप्टर आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या है, जो टैक्स है, टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम earned during previous year and not the assessment year। जो टोटल इनकम आपने अर्न करी है, टोटल इनकम जो आपने अर्न करी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर आपको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। वो टैक्स लगेगा आपके अगले साल असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स लगेगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक्सेप्शंस टू चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, इनकम अर्न इन अ ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। एक्सेप्शन क्या हो गए, यहां पे इनकम अर्नड इन अ ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स in the same year। Income earned in a year is chargeable to tax in the same year rather than waiting for the next year। It is chargeable to tax in the same year। जैसे सेक्शन 172 है, यह इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स engaged in शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट क्या हो गए, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है या इंडिया में नहीं रह रहे हैं। अब सपोज करो वो शिपिंग बिजनेस के अंदर एंगेज्ड हैं, यानी वो क्या है, जहाज लेके आए यहाँ पे और फिर आएंगे, माल यहाँ चढ़ाएंगे और फिर भारत के बाहर चले जाएंगे। तो अब बेसिकली क्या होएगा कि अब उनका अगले साल तक तो इंतजार हो नहीं सकता, कि बोला क्या मालूम वो अगले साल लौट के आए या नहीं आए। तो इसलिए उनका अगले साल तक इंतजार नहीं करके इनकम पे उसी साल ही क्या लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। जिस साल वो आए उसी साल ही टैक्स देना पड़ा उनको, उसी साल ही क्या देना पड़ गया, टैक्स देना पड़ गया। तो एक पहला एक्सेप्शन है, आगे आएगा, डिस्कशन करेंगे हम। जिस साल वो आए अगले साल का इंतजार नहीं करके हमने उसी साल उनसे टैक्स ले लिया। फिर एक है एक्सेप्शन, सेक्शन 174। सेक्शन 174 सेक्शन नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 174 है पर्सन्स लीविंग इंडिया।
with no intention of returning back to India. अब वो कोई भारत छोड़ के भारत के बाहर जा रहा है, उसने अपना वीजा क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का वीजा बनवाया, यानी वो विदेश जा रहा है, और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस करा रहे हैं यानी इंडिया से छोड़ के वो विदेश जा रहा है. तो अब क्या हम अगले साल इंतजार करें क्या उसका कि वो आएगा? करने वाले करते रहेंगे, पर इनकम टैक्स वाले कोई इंतजार नहीं करेंगे. करने वाले तो सालों इंतजार करते, वो कब हमारे लौट के आएंगे. वो इंतजार करने की इनकम टैक्स को रिक्वायरमेंट नहीं है. बोला भैया तुम भारत के बाहर जा रहे हो, वापस तुम्हारा आने का इरादा नहीं है, इसलिए हम अगले साल का इंतजार नहीं करके इसी साल आपकी इनकम को टैक्स करेंगे. अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर जो भी आपका इनकम है उसका आप रिटर्न भेज के उस पर वो लोग क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, एडवांस टैक्स की रेट लगेंगी. इसी हिसाब से एक है सेक्शन 174A. इसी हिसाब से सेक्शन है 174A. यहाँ पे अगर किसी ने कोई जॉइंट वेंचर बनाया है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है. दे आर फॉर्म्ड, एस्टैब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड. किसके लिए? फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस. फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस. अगर दे हैव बीन फॉर्म्ड, established या incorporated for short duration or purpose and they are likely to be dissolved, जिस साल ये बने उसी साल या आगे आने वाले साल में क्या हो जाएंगे, ये डिजॉल्व हो जाएंगे. तो अब इस केस के अंदर भाई कोई वेंचर था 2 महीने का था, 4 महीने का था, 6 महीने का था, तो अब अगले साल का इंतजार नहीं करके उसकी इनकम को उसी साल क्या कर दिया जाएगा, असेस कर दिया जाएगा और टैक्स ले लिया जाएगा. तो ये हो गया एक्सेप्शन. एक तो हो गया 172, एक हो गया 174, एक हो गया 174A, एक हो गया 175. 175 में क्या हो रहा है, पर्सन्स ट्रांसफर असेट्स, likely to transfer assets with a view to avoid tax. तो यदि कोई व्यक्ति अपने असेट्स ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, किसी को गिफ्ट में दे रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है, जिससे कि भाई रिकवरी किससे होगी, असेट से रिकवर हो सकता है. टैक्स किससे रिकवर हो सकता है, असेट से. उसने असेट्स को ही डिस्पोज ऑफ करना चाहा. क्यों करना चाहा, जिससे कि उससे टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाए. तो बोला भैया जिसको गिफ्ट में देना है दो, जिसको ट्रांसफर करना है करो, पर जब तक कि ये प्रोबेबल डेट ऑफ इवेंट है, जब हम कार्रवाई चालू कर रहे हैं, तब तक का आप टैक्स क्या है जमा करा दो. यानी इन 4 केसेस में, ये 4 केसेस हो गए 172, 174, 174A, 175 आगे आएगा वापस से. इट इज मैंडेटरी on the part of assessing officer to make assessment in the year in which income is earned. क्या हो गया, यहां मैंडेटरी हो गया असेसिंग ऑफिसर्स के लिए असेसमेंट करना इन द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड. 5वां केस जो है वो है सेक्शन 176. 5वां केस है 176. ये है डिसकंटिन्यूड बिजनेस या प्रोफेशन. ये है डिसकंटिन्यूड बिजनेस या प्रोफेशन. यहां उनके डिस्क्रिशन पे है, यहां उनके डिस्क्रिशन पे है. वो चाहे तो जिस साल डिसकंटिन्यू हुआ बिजनेस, उनके मतलब असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे है, जिस साल बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ
उस साल असेसमेंट करें या नॉर्मल मैनर में नेक्स्ट ईयर के अंदर असेसमेंट करें। तो ये डिस्क्रिशन रहेगा ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है ना भैया? यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्रिशन पे है असेसिंग ऑफिसर के कि वो चाहे तो जिस साल इनकम अर्न करी उस साल असेसमेंट करें या फिर क्या है नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या है असेसमेंट करें। तो पहले तो ये देखो हम ये कर रहे थे। तो अब चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम earned by a person during the previous year. It is charged on the total income earned by the person during the previous year. ठीक है? अब जो टैक्स है, the tax shall be levied, the basically total income की जो computation है वो क्या होगी? In accordance with the provisions of the act होगी, and tax shall be levied या charged at the rates which has been prescribed by the एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो जो आपने इनकम आप अर्न करोगे प्रीवियस ईयर 23-24 में, इनकम जो आप अर्न करोगे प्रीवियस ईयर 23-24 में, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी इन दी असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है? जो चार्जिंग सेक्शन है, टैक्स लायबिलिटी किससे वर्चू से आ रही है? टैक्स लायबिलिटी इस चार्जिंग सेक्शन की वर्चू से ही आपकी क्या आ रही है? टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है हमारी कि हमारे को जो इनकम टैक्स लगना है वो कैसे लगना है? वो टोटल इनकम पे लगना है। इनकम टैक्स किस पे लगना है? टोटल इनकम पे लगना है। और टोटल इनकम की जो कंप्यूटेशन होगी, टोटल इनकम की जो कंप्यूटेशन होगी वो होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब अपने को कैसे टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करनी है उसके लिए अपने को ये स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी फॉलो करनी है। ये सब चैप्टर्स हैं अलग अलग। ठीक है? सबसे पहले अपन उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, यानी उस पर्सन का क्या निकालेंगे हम? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। उस पर्सन का क्या निकाल रहे हो आप? रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो। वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाल रहे हो? कल भी मैंने बताया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है इट डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। जो टैक्स इंसिडेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। वो नियम दे रखे हैं। वो व्यक्ति क्या हो सकता है? रेजिडेंट भी हो सकता है इंडिया में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट हो गया, एनओआर हो गया, एनआर हो गया। ऐसे अपने को क्या करना पड़ेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? और एक क्या है? इंडिविजुअल की कैटेगरी में वो डीम्ड रेजिडेंट भी हो सकता है। इंडिविजुअल की कैटेगरी में वो क्या हो सकता है? डीम्ड रेजिडेंट भी हो सकता है। अपन ने ये निकाला उसका क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। वो रेजिडेंट हो गया, जिसमें वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है, डीम्ड रेजिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। क्यों किया ये अलग अलग स्टेटस? क्यों निकाला? पहले निकालोगे तो ड्यूरेशन डेज कितने टाइम वो इंडिया में उससे निकलता है, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का ही है। तो कितने टाइम वो प्रेजेंट है उससे अपन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। वो इंडिया में है ही नहीं तो नॉन रेजिडेंट है, या वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है तो नॉन रेजिडेंट।
अब क्यों किया ये? बिकॉज जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। जो टैक्स इंसिडेंस है ये किस पे डिपेंड करता है? ये रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया में, यानी वो रेजिडेंट है इंडिया में, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो उसकी ग्लोबल इनकम यानी वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स करने का अधिकार है। उसकी ग्लोबल इनकम को टैक्स करने का अधिकार इंडियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो जो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या एक्रू हो रही है या डीम टू बी रिसीव्ड है या डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया है, उसी को ही क्या है? टैक्स करने का अधिकार होता है। उसी इनकम को क्या है? टैक्स करने का अधिकार होता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे जिससे इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? ये बेसिकली टैक्स इंसिडेंस निकालने के लिए कि उसकी कितनी इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्स होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद हम इनकम को हेड वाइज क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपन इनकम निकाल लिया, मतलब पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, फिर उस इनकम को आप क्या है? हेड वाइज क्लासिफाई करोगे कि क्या इनकम उसने अर्न करी। तो ये हो सकता है वो सैलरीड एम्प्लॉइज हो। तो पहला जो हेड ऑफ इनकम होता है वो होता है सैलरीज। पहला हेड ऑफ इनकम क्या होता है? सैलरीज होता है। यानी यहां पे जो रिलेशनशिप होती है ना बिटवीन पेयर एंड पेई, जो रिलेशनशिप है बिटवीन व्हाट? पेयर एंड पेई, वो किसकी है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। किसकी रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। पेयर और पेई में जो रिलेशनशिप आ रही है वो किसकी आ रही है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप आ रही है। मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप आ रही है। मास्टर एंड सर्वेंट। ठीक है, तो पहला हेड है अपना सैलरी, ये फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है। ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक जो पहला हेड ऑफ इनकम है। ठीक है, तो एक एक हेड की कंप्यूटेशन अपने को करनी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हेड वाइज कंप्यूटेशन होती है। अब दूसरा अपना जो हेड है वह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हेड ऑफ इनकम क्या है आपका? वह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब आपने हाउस को रेंट पे दे दिया, ठीक है, आपका एक घर था, एक घर में आप खुद रह रहे थे, दूसरे घर को आपने क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। तो जो रेंटल इनकम आएगी वो क्या कहलाई जाएगी? वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। ये सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक ये आपकी सेकेंड हेड ऑफ इनकम है। ये आपका क्या है? सेकेंड जो हेड है इनकम का। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक। किराए पे दे रहे हो मकान तो किराया इनकम है, रेंट इज योर इनकम। ठीक है, तो उसको कंप्यूटेशन करेंगे हम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। फिर आता है हमारा तीसरा हेड ऑफ इनकम। थर्ड हेड ऑफ इनकम क्या है अपना? ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमारा क्या है? थर्ड हेड ऑफ इनकम है।
दिस इज व्हाट थर्ड हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, बहुत ही लेंदी हेड है और सबसे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये आ गया सेक्शन 28 से लेके 44 DB तक। आप बिजनेस कैरी ऑन करो, बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बिजनेस के अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं 11th में 12th में, ठीक है। तो अब वही P&L अकाउंट से आप बिजनेस की इनकम को निकालोगे। कुछ खर्चे जो होते हैं वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते, डेप्रीसिएशन की अलग से रेट्स होती हैं। अगर आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए हैं P&L में, वो ऐड बैक कर दिए जाते हैं। इनकम्स जो आपने क्रेडिट कर दी, तो जरूरी थोड़ी कि सारी की सारी बिजनेस इनकम ही हो, जैसे रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो भी क्रेडिट हो रही है आपके P&L में, तो वहाँ से हटके आपको क्या है, वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी कंपनी में, इनके शेयर्स में, और आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आपकी इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगी, अदर सोर्सेज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या है ये PGBP की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट्स करके। ये तीसरा हेड ऑफ इनकम है। फिर चौथा हेड ऑफ इनकम क्या है भैया, कल बताया था, ये है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स आपका क्या है, फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। ये है सेक्शन 45 से लेके 55A तक, ये कैपिटल गेन्स है, फोर्थ हेड ऑफ इनकम। दिस इज कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55A तक कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम है। कैपिटल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो, कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर किया, तो उससे होने वाले गेन्स क्या कहलाए जाते हैं, कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं। कैपिटल असेट को आपने ट्रांसफर किया, उससे होने वाले गेन्स क्या हैं, कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए लैंड है, आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा हुआ था, अब कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, आपने उस लैंड को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे, तो क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट्स होंगे। स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पांचवा हेड ऑफ इनकम। पांचवा हेड क्या है, वो है आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचवा हेड है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्या है, बेसिकली ये रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। ये क्या है, रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। ये रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम इस ये सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59, ये रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59, दिस इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो अब अपने ये 5 हेड ऑफ इनकम हो गए। जो रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम क्या है, जो इनकम प्रीसीडिंग 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई, इनकम नॉट टैक्सेबल इन प्रीसीडिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम, जो प्रीसीडिंग 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, एंड सेम इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो कि एग्जेम्प्ट भी नहीं है, जिसपे टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, वो क्या होती है, इस रेजिडुअरी हेड में होती है। जैसे डिविडेंड हो गई, ये रेजिडुअरी हेड में हो गई, लॉटरी हो गई, गिफ्ट्स हो गई, ये सब इस हेड में
टैक्सेबल होती है। तो हेड्स ऑफ इनकम देखो, सबसे पहले है सैलरीज, जैसा मैंने बताया हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन जो है वो तो सेक्शन 14 है। हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन क्या है? सेक्शन 14। सैलरी हेड ऑफ इनकम कहाँ से चालू हो गया? सेक्शन 15 से लेके कहाँ तक गया? सेक्शन 17 तक गया। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक सैलरी हेड ऑफ इनकम है। फिर सेक्शन 22 से लेके 27, बोला सर बीच के कहाँ गए? बीच के एक पहले 6 हेड होते थे भैया। एक होता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एक और ऐड होता था 18 से लेके 21, वो अब नहीं है, वो यहाँ चला गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। ठीक है, तो अब अपने 5 ही ऐड है। ठीक है, एक है सैलरीज, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 28 से लेके 44 DB तक, बहुत इंपॉर्टेंट ऐड है। फिर एक कैपिटल गेन्स है 45 से लेके 55A तक ये कैपिटल गेन्स है। और एक है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 से लेके 59 तक। तो बेसिकली ये हेड्स ऑफ इनकम है। दीज आर व्हाट? दी हेड्स ऑफ इनकम। तो सैलरी इनकम में जो आप सैलरी अर्न कर रहे हो या रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है, वो क्या है? इस सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या है? जैसे मैंने बताया आपने कि मकान संपत्ति को किराए पे दे दिया, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आ गई। अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो या प्रोफेशन है, जैसे आप एडवोकेट हो, आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, तो वो क्या है? दे आर प्रोफेशनल्स। तो उनकी जो इनकम आ रही है वो कहाँ हो रही है? टैक्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। कैपिटल असेट आपने कोई ट्रांसफर कर दिया, तो जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी, ये सब क्या है? कैपिटल असेट्स है। इनको आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन्स हो जाएगा। और फिफ्थ हेड जैसे मैंने बताया एक रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम प्रीसीडिंग 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई और जो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो क्या हो जाती है? इस हेड के अंदर क्या हो जाएगी? रेजिडुअरी हेड में चार्जेबल टू टैक्स होगी। हेड वाइज कंप्यूटेशन इनकम की बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच हेड ऑफ इनकम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आपको हेड वाइज कंप्यूटेशन करना है। हेड वाइज आपको इसकी इनकम को कंप्यूटेशन करना है। गलत हेड में चले गए तो इट विल अट्रैक्ट व्हाट? पेनल्टीज एक्सेट्रा। एक आपके क्या होता है? चैप्टर 3 है इनकम टैक्स एक्ट में, एक्ट की बात कर रहा हूं, वो जैसे सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 क्या है? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं इसको। इनको क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है? जो एग्जेम्प्ट होती है ना इनकम, सेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। सेम is not included in the total income of the SSC। ये इंक्लूड नहीं होती किसमें? टोटल इनकम पे। ये एग्जेम्प्ट है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे सपोज कीजिए पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर एक्स क्या है? इज अ पार्टनर इन फर्म। पार्टनरशिप फर्म में एक्स पार्टनर है, एक साझेदार है पार्टनरशिप फर्म XYZ एंड कंपनी में, और इसको मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म। पार्टनर है तो इसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। तो फर्म को उस पे
पहले से ही टैक्स लग जाता है। फर्म को, एक फर्म सेपरेट पर्सन है तो फर्म को उस पर अलग से टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो पार्टनर को जो शेयर मिलेगा, प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ये जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो क्या रहेगा, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ऐसे सेक्शन 10 बना रखा है इन्होंने। जैसे आप सपोज कीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट आपने खुलवाया। पीपीएफ अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पीपीएफ अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या हो जाता है, सेम इज व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो वो इंक्लूड ही नहीं होगा, वो इंक्लूड ही नहीं होगा टोटल इनकम में, वो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती। जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक होता है डिडक्शंस, ये तो था एग्जेम्पशन। एक होता है डिडक्शंस। डिडक्शन हम देते हैं फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन हम देते हैं किसमें से, जीटीआई में से। ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स भी हो सकते हैं। आपने एलआईसी का प्रीमियम दिया, ट्यूशन फीस दी बच्चों की, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये आपको मिल रहे हैं क्या, डिडक्शंस। यहां जीटीआई में से डिडक्शन मिल रहे हैं। या एक होता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, ठीक है। तो बेसिकली पहले वो इनकम को इंक्लूड करेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम की डिटर्मिनेशन के लिए, और फिर उसमें से क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए आपको मिले प्रॉफिट्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्राइज, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में 85 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हैं। तो पहले ये पीजीबीपी हेड में इंक्लूड हो गए, पहले ये पीजीबीपी हेड में इंक्लूड हो गए। इसके बाद से जीटीआई की डिटर्मिनेशन हुई और बोला अब यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है 100% ऑफ प्रॉफिट का, 100% ऑफ प्रॉफिट का डिडक्शन मिल रहा है अंडर सेक्शन से 80IA। तो आप पहले तो इसको जीटीआई में इंक्लूड कर रहे हो और फिर 85 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन में तो वो इंक्लूड ही नहीं होता, एग्जेम्पशन में तो इंक्लूड ही नहीं होता, यहाँ डिडक्शन मिल रहा है। डिडक्शन जरूरी तो 100% हो, किसी केस में 30% भी हो सकता है, किसी केस में 25% भी हो सकता है। तो एक एग्जेम्पशन के बारे में बात थी। एग्जेम्प्ट इनकम्स वो होती हैं जो कि क्या है, इंक्लूड ही नहीं होती है, दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। कुछ इनकम्स पार्शली एग्जेम्प्ट होती है। डिडक्शन के बारे में बता दिया। द डिडक्शंस एंड अलाउंसेस आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। से फॉर कैलकुलेटिंग, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है, या आपने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, लोन लिया है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने के लिए, उसकी रिपेयर्स के लिए, रिनोवेशन के लिए, तो उसका क्या मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक हमारे क्या है, जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर अब क्या किया है इन्होंने, एक बना दी है जो आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। असेसमेंट ईयर 24-25 में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सेक्शन 115 BAC है, आगे पढ़ोगे आप इसको, 115 BAC, उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तहत आपको स्लैब रेट दे रखी है 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख का 5%, नेक्स्ट 3 लाख का 10%, नेक्स्ट 3 लाख का 15%, नेक्स्ट 3 लाख का फिर 20% और फिर बैलेंस का 30%।
पर यहां पे जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहते हो तो फिर क्या है, सच पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। यानी उसकी जो टोटल इनकम की कंप्यूटेशन होती है उनमें से कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, जो कि अगर जो व्यक्ति है अगर उसने ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया, तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन डिडक्शन, उसको एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। जैसे सपोज करो मिस्टर एक्स है, उसकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उसके रहने के लिए घर होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको इनकम तो कुछ हुई नहीं, तो एनुअल वैल्यू बोलते हैं उसको, नील हो जाती है उसमें। और उसमें अगर आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिल जाता है, अगर आपने हाउस को बनवाने के लिए, हाउस को खरीदने के लिए आपने कैपिटल बोरो किए, तो उसमें डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है। आप अगर ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में आते हो तब तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा, आपकी इनकम आ गई नेगेटिव 2 लाख रुपए, दूसरे इनकम से लॉस एडजस्ट हो सकता है, एक तरह से लॉस आ गया। पर अगर आपने ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में गए तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज आपके डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आना है कि आपको ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में जाना है। ये देखिए ऑप्शनल टैक्स रिजीम जो इसमें नॉर्मल टैक्स रेट लगती है, वो आपको डिसाइड करना होता है। ये कब डिसाइड कर पाओगे आप, जब आप पूरी एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ोगे और निकालोगे कि यार मेरे को यहाँ तो इतनी इनकम आ रही है, इस पे ये टैक्स निकल के आ रहा है, डिडक्शन लेने के बाद मेरी इनकम निकल के आ रही है, और इस पे इस टैक्स रेट के हिसाब से ये टैक्स आ रहा है। तो फिर आपको ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि कौन से में जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर सिचुएशन में अलग अलग चीज हो सकती है। तो these exemptions and deductions, they would be available to individual depending upon the regime in which he pays tax. जो 115 BAC की जो टैक्स रिजीम है, अब ये क्या कहलाई जाती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कहलाई जाती है नए फाइनेंस एक्ट 23 में। पहले ये डिफॉल्ट नहीं थी, पहले डिफॉल्ट अपनी नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट थे। अब डिफॉल्ट क्या है, 115 BAC की जो रिजीम है, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसमें यानी आपको बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स में आप इसमें आ रहे हो। अब आप ऑप्शन को इसको छोड़ो और नॉर्मल टैक्स में जाओ, तो वो आपको ऑप्ट इन करना है। यहाँ डिफॉल्ट में आप यहाँ रहोगे। तो टैक्स रिजीम अंडर 115 BAC एक तरह से क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, विच प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। द सेम प्रोवाइड्स फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स to individuals, Hindu undivided family, AOP, BOIs and artificial juridical person. However, certain exemptions and deductions, ये exemptions और deductions, they are not allowed under default tax regime. तो default tax regime में जो slab rate अभी आप पढ़ोगे, उसमें exemptions और deductions अपने को available नहीं होंगे। पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप इस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकल के आप ऑप्ट कर सकते हो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को। नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को आप क्या है, ऑप्ट उस केस के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब एक देखो हमने क्या बोला, हमारी इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इनकम होगी तो क्या वो टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, वो टोटल इनकम के अंदर क्या है, इंक्लूड नहीं होगी। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है।
exempt income same is not included in total income. ये टोटल इनकम में क्या है, इंक्लूड नहीं हो रही है. एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम. टोटल इनकम में इनकम ये इंक्लूड नहीं हो रही है एग्जेम्प्ट इनकम. अब एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है. ठीक है, तो अब इस इनकम के रिलेशन में इफ एनी expenditure is incurred to earn exempt income. अगर आपने कोई खर्चा किया exempt income को earn करने के लिए, if any expenditure is incurred to earn exempt income, same is not डिडक्टेबल. ये खर्चा आपको नहीं मिल सकता. भाई आपकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तो इस खर्चे का कैसे अलाउंस मिल जाएगा आपको? इस खर्चे का कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा. यू वोंट बी एंटाइटल्ड एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एग्जेम्प्ट इनकम. जैसे देखो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ठीक है, से यहां सेल्स आ रही है 25 लाख रुपए की. यहां हमारे आ गया इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जो कि एग्जेम्प्ट है, जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट है. ये है से 5 लाख रुपए. परचेजेज हैं अपनी 18 लाख रुपए की. एक्सपेंस मान लो आप 2 लाख रुपए के जो ट्रेडिंग में खर्चे हुए आप, और जो इंटरेस्ट के रिलेशन में आपने कमीशन दिया है कलेक्शन के लिए 5,000 रुपये. ये खर्चा है जो इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए किया गया है. और नेट प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, देखो ये है 30 लाख और ये आ गए 20 लाख 5,000, तो 9 लाख और 95,000 ये आ रहा है क्या, देख लो एक बार. 9 यानी ये हो गए 10 लाख 30 लाख. अब मैं क्या कह रहा हूं, कैलकुलेशन देख लेना भैया. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि बोला सर मेरा नेट प्रॉफिट तो आ गया 9,95,000 रुपए. इस 9,95 में मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है 5 लाख रुपए. बोले इस पे तो मुझे टैक्स देना ही नहीं है. तो सर मैं तो क्या है 495 पे टैक्स दे देता हूं. मैं तो 495 पे टैक्स दे देता हूं. 5 लाख तो मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है, उसको हटा देता हूं मैं. नेट प्रॉफिट में से उस इनकम को मैंने हटा दिया और बोला मेरे को तो 495 पे टैक्स दे देता हूं सर. तो क्या ये सही है? डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं भैया ये सही नहीं है. तुमने 5 लाख हटाए तो बिल्कुल सही है, पर तुमने खर्चा भी तो किया है. ये 5,000 रुपये का जो खर्चा किया है ये एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए किया है. तो ये हम कैसे अलाउ करते हैं? बोले ये 5,000 रुपये का खर्चा अलाउ नहीं होगा. यानी कुल मिला के अगर तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती और ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती तो तुम कितनी इनकम अर्न कर रहे होते? 25 लाख माइनस 20 लाख. यानी तुमको कितने अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके बिजनेस प्रॉफिट हैं. 25 लाख की सेल है, 20 लाख का बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है. सीधी सी गणित है. तो कहने का मतलब क्या है, सेक्शन 14A क्या बताता है? एज पर सेक्शन 14A ये बिगिन करता है नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज से, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी. जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में
जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, द सेम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा वाइल कंप्यूटिंग द टू इनकम अंडर द 5 हेड्स। असेसिंग ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का अधिकारी है, असेसिंग ऑफिसर, उसका अधिकार है कि वो क्या करे, वो एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करे कि कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम, कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम, ये एओ को डिटरमाइन करने का अधिकार है। एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलाउंस, इसके लिए रूल 8D पर बना रखा है, प्रिस्क्राइब कर रखा है, एज में भी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मैंने बताया था, ये प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होगा। और अब डिसअलाउंस तो आपको अट्रैक्ट होगा, जैसे सपोज कीजिए आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, पर इनकम अर्न अभी नहीं हुई है, इनकम अगले साल अर्न होगी, तो भी डिसअलाउंस इसी साल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये कह रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14A रिगार्डिंग डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस, the provisions of section 14A regarding disallowance of expense would apply even in case where exempt income has accrued or arisen, ठीक है, where exempt income has not basically accrued या arisen, जब exempt income भले से आपको accrue arise नहीं हुई and has not been received during the previous year relevant to an assessment year and expenditure has been incurred during the previous year in relation to the exempt income। एक्सपेंडिचर तो आपने इनकर कर दिया, पर वो इनकम आपको एक्रू और राइज नहीं हुई है, तो भी वो एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में जो आपने खर्चा किया है, इनकर किया है, वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अभी आपने क्या किया, इनकम को 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया, ठीक है, पहला हेड हो गया सैलरीज, दूसरा हेड हो गया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड हो गया पीजीबीपी, चौथा हेड हो गया कैपिटल गेन्स, पांचवा हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर आती है बात हमारे पास क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल स्लैब स्ट्रक्चर है, स्लैब स्ट्रक्चर होता है, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 3 लाख का देना पड़ रहा है से 5, फिर नेक्स्ट 3 लाख का देना पड़ रहा है से 10। तो अब हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई क्यों नहीं मैं अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दूं अपने रिलेटिव्स को, जिससे कि मेरे जो पहले मैं 30% के स्लैब में था, मैं अगर मेरे स्पाउस को, मेरे माइनर चाइल्ड को ये इनकम ट्रांसफर कर देता हूं तो मैं तो बच जाऊंगा, मेरा तो स्लैब कम हो जाएगा, मेरा टैक्स बच जाएगा। तो उस हिसाब से उसकी सोच चल रही है। तो इन्होंने क्या बना दिया, क्लबिंग के प्रोविजंस बना दिए सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 65 तक। बोला भैया यदि आपने अपनी इनकम को अपने रिश्तेदारों को, अपनी स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को, अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया, तो वो इनकम आप ही की इनकम के अंदर क्या कर दी जाएगी, इंक्लूड कर दी जाएगी। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये अलग से चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर ऐसी भी बात है, जैसे सपोज कीजिए आपके सैलरी है, आपकी सैलरी 25 लाख रुपए की है और हाउस प्रॉपर्टी में आपके क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में आपके क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 2 लाख का। तो ये आपस में आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 23 लाख हो जाएगी, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 23 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लॉस। और जो सेट ऑफ नहीं हो पाए वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे अगले साल, एंड सेट ऑफ होंगे, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किए जाएंगे। जैसे बिजनेस ए है, बिजनेस ए है, बिजनेस ए के अंदर आपके बिजनेस ए है, बिजनेस ए में आपके 10 लाख का इनकम है और दूसरे बिजनेस बी में जो कि जनरल बिजनेस में ही आपके एक में लॉस हो गया 2,80,000 का। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे और ये 7/20 हो जाएगी, ये हो गई 7/20। तो ये बात आती है सेट ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 80 तक, ठीक है।
तो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, एक ही हेड में वेरियस सोर्सेज भी हो सकते हैं जिसमें इन लॉसेस को आपस में क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्ट किए जा सकते हैं। पर जैसे जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 115 BAC, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये लॉसेस भी आपको एडजस्ट नहीं करने देंगे सर्टेन केसेस के अंदर। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है, वो किसी और हेड से क्या है सेट ऑफ नहीं करने देंगे, तो वो अपन आगे जब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पढ़ेंगे तब आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेप में अपन ने इनकम को 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया, क्लबिंग हेड वाइज आपने क्लबिंग करी, लॉसेस एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। यानी आपने 5 हेड ऑफ इनकम में क्लबिंग के एडजस्टमेंट्स करके, लॉसेस सेट ऑफ के एडजस्टमेंट करके, एग्रीगेशन करके जो निकाली वो क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। वो टोटल इनकम नहीं है अभी, वो ग्रॉस टोटल इनकम है। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस देते हैं। ये चैप्टर 6A है इनकम टैक्स का, चैप्टर 6A है इनकम टैक्स का, उसमें से हम ये डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शंस क्या है, चैप्टर 6A के, चैप्टर 6A के डिडक्शंस है। ठीक है, इसमें डिडक्शंस हो सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स, जैसे LIC में आपने पैसा जमा कराया, ATC में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड हो गए, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, 80CCC में, 80CCD में, NPS में कंट्रीब्यूशन, ऐसे 80D मेडिकल इंश्योरेंस दिया, 80E में हायर एजुकेशन के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन दिया, अब तो खैर पुराना हो गया पीरियड, पर पुराने वालों को इंटरेस्ट का जो पे आउट कर रहे हैं उनको डिडक्शन मिल रहा है। ऐसे TGG में रेंट आपने किराए पे दी है, रेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी किराए दे रहे हो आप, डोनेशन आपने दिया, पॉलिटिकल पार्टी को आपने क्या है डोनेशन दे दिया, तो इनमें क्या मिल रहे हैं आपको, ये पेमेंट करने पे डिडक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इनकम स्पेसिफिक डिडक्शन है, जैसे आपने रॉयल्टी इनकम अर्न कर रहे हो फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ बुक्स, तो 80 QQB में मिल रहा है। पेटेंट्स पे आप रॉयल्टी अर्न कर रहे हो, 80 RRB में मिल रहा है। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज को आपने एम्प्लॉय किया है, तो PGBP की इनकम में से 80 JJA का डिडक्शन मिल रहा है। तो ये डिडक्शन मिलते हैं GTI से। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 10,000 रुपये का 80 TTA में डिडक्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है 80 TTB में। ये सारे डिडक्शंस अपन पढ़ेंगे। और अदर डिडक्शंस है 80U में, अगर आप डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबिलिटी है तो 75,000 का फिक्स सम का डिडक्शन मिल रहा है, सीवियर डिसेबिलिटी में 125 का डिडक्शन मिल रहा है। तो ये GTI में से हम क्या दे देते हैं, GTI में से हम क्या दे देते हैं, डिडक्शंस दे देते हैं। GTI में से हम क्या दे देते हैं, डिडक्शन दे देते हैं। बट डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल। डिडक्शन किससे ज्यादा नहीं हो सकते, डिडक्शन GTI से ज्यादा के डिडक्शन नहीं हो सकते। डिडक्शन देने के बाद हमारे पास आ जाती है क्या, टोटल इनकम। यहां तक की बात करेंगे। टैक्स कैसे निकालते हैं उसका डिस्कशन अपन कल करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए क्या किया अपन ने, रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला। रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाला, क्योंकि टैक्स इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई किया अपन ने, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। हेड वाइज कंप्यूटेशन करी, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई किए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के एडजस्टमेंट्स किए लॉसेस के। GTI आई, GTI में से डिडक्शंस दिए, टोटल इनकम निकाली। इट इज टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, 89,58,553 है, तो ये 89,58,550 हो जाएगा। 5 रुपए से कम है तो लोअर साइड में, 5 रुपए से ज़्यादा हुआ
ये 57 हो जाता है, यहाँ 3 की जगह 7 हो जाता है, कितना हो जाता है 60 हो जाता है, 5 रुपये या उससे ज़्यादा पे राउंड ऑफ कर दिया जाता है। फिर एप्लीकेबल टैक्स रेट लगाएंगे, इसका डिस्कशन अपन क्या है अब कल करेंगे। तो आज ये इतना ही काफ़ी है। आज अपन ने ये बेसिक कंप्यूटेशन की कि इस तरह से आपको कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है। तो फंडामेंटली आज अपन ने चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया और किस मैनर में आपको क्या है टोटल इनकम पे कंप्यूटेशन करनी। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या हो गया, इनकम विच इज बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इनकम का जो इनकम टैक्स में जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है भाई, इनकम विच इज अर्नड इन अ ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज द प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इट इज टैक्सेबल इज नोन एज द असेसमेंट ईयर। तो ये अपना चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम, it is charged on the total income earned by a person during the previous year. Total income is to be computed in accordance with the provisions of the act. Income tax is charged for every assessment year. It is charged at the rates which have been prescribed by the Finance Act. जो आपको इनकम टैक्स देना है इट्स बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, TDS, TCS, ये चीज। अब आज तो अपन ने यहाँ तक किया है, कल आगे हम इसको और कैसे आपको टैक्स निकालना है उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इनकम के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इतना आप करिए। बेसिकली द थिंग इज यू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, सो ये फाइनल में भी उतना ही इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि टोटल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर देयर, वी विल बी कमेंसिंग द न्यू बैच इन अर्ली मॉर्निंग 8:15 to 9:30 from Monday onwards. For those students who are say totally English medium students, this is a batch for CA intermediate students for May 24 and November 24 examination. Finance Act which we are taking is Finance Act 23, that will be applicable for assessment year 24-25. So this is batch, ये जो batch है ये mixed बच्चों के लिए है, जो नदर्न इंडिया के बच्चे हैं और काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया पर सदर्न इंडिया में जो टोटल इंग्लिश बच्चे समझते हैं उन लोगों के लिए वो मॉर्निंग का बैच है। तो दिस वाज आवर डिस्कशन। कल आगे इसको अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर नाइस लिसनिंग एंड कोऑपरेशन। विल कंटिन्यू टुमारो। तुरंत नहीं आई, 48 घंटे लेकर।